नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर पर एक जबरदस्त रैपिड फायर करते हैं कंकाल प्रणाली से, मतलब हमारे शरीर के पूरे ढांचे से। सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर जो याद रखना है 206। जी हाँ, एक वयस्क इंसान के कंकाल में पूरी 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन एक मजेदार बात पता है, जन्म के समय एक छोटे बच्चे में करीब करीब 300 हड्डियां होती हैं। सोचिए, बाद में ये आपस में जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? याद रखिएगा, ये है स्टेपीज, और ये हमारे कान के अंदर होती है। अब एक बहुत ही अनोखा फैक्ट हायोइड हड्डी के बारे में। ये हमारे शरीर की इकलौती ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी ही नहीं होती। और पसलियों का क्या? हमारे शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। ये हमारे जरूरी अंदरूनी अंगों की हिफाजत करती है। एक और जरूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हड्डी नहीं बल्कि हमारे दांतों का इनेमल है। हाँ, और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। तो हड्डियों की बात तो हो गई, अब आते हैं उस सिस्टम पर जो इन्हें हिलाता डुलाता है, यानी हमारी मांसपेशी प्रणाली। चलिए इसके कुछ राज जानते हैं। मांसपेशियों के बारे में ये 4 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। 1. सबसे मजबूत मांसपेशी हमारे जबड़े में है। 2. मांसपेशियां हमेशा जोड़ों में काम करती हैं। 3. ये सिर्फ खींच सकती हैं, मतलब पुल कर सकती हैं, पुश नहीं। और 4. थकान क्यों होती है? लैक्टिक एसिड के जमा होने से। चलिए अब बात करते हैं उस अंग की जो हमें ये सारी दुनिया दिखाता है, हमारी आंखें। सबसे बेसिक चीज, हम जो कुछ भी देखते हैं उसकी इमेज या कहें प्रतिबिंब हमारी आंख के रेटिना पर बनता है, एकदम कैमरे की तरह। और एक हेल्दी आंख के लिए साफ साफ देखने की जो मिनिमम दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। आंखों के बारे में 3 और कमाल की बातें। पहली, कॉर्न सेल्स की वजह से हम रंगों में फर्क कर पाते हैं। दूसरी, कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल यानी खून की नस नहीं होती, और यही वजह है कि जब आंखें दान की जाती हैं तो सिर्फ कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, तो आंखों की बनावट तो समझ ली, अब जरा नजर डालते हैं दृष्टि दोषों और उनके इलाज पर। ये पॉइंट तो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, ध्यान से सुनिए। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, उसे ठीक करने के लिए लगता है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, और दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के लिए लगता है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ फैक्ट, जो हानिकारक रेडिएशन होता है ना, उसके लिए हमारी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और सबसे कम सेंसिटिव होता है हमारा दिमाग। तो चलिए अब वक्त है एक फाइनल सुपर फास्ट रिकैप का। देखते हैं कितना याद रहा। वयस्क में हड्डियां 206, जन्म के समय लगभग 300, याद है ना? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कहां पर? कान में। मांसपेशियों का नियम, सिर्फ पुल पुश नहीं। देखते कैसे है? इमेज बनती है रेटिना पर। और मायोपिया के लिए कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस यानी अवतल। ये बिल्कुल मत भूलिएगा। तो है ना हमारा शरीर एक कमाल की मशीन, सच में। बस इन फैक्ट्स को याद रखिए। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए एग्जाम से ठीक पहले प्रजनन प्रणाली यानी आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले निषेचन की प्रक्रिया, फिर भ्रूण का विकास, कुछ जरूरी तारीखें, टेक्नोलॉजी और हेल्थ, और आखिर में एक सुपर फास्ट रिकैप। तैयार हैं? चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, निषेचन की प्रक्रिया। मतलब हम कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, जहां से ये पूरी बायोलॉजिकल जर्नी स्टार्ट होती है। अच्छा, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है फिलोपियन ट्यूब। ये महिला प्रजनन प्रणाली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है, तो याद रखिए निषेचन का प्राइमरी साइट क्या है? बिल्कुल सही, फलोपियन ट्यूब। तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद बनता है जाइगोट, जिसे हिंदी में युग्मनज कहते हैं। ये समझिए कि ये वो पहली सिंगल सेल है, डेवलपमेंट का ग्राउंड जीरो, जहां से एक नई जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। अब जब जाइगोट बन गया तो कहानी आगे बढ़ती है। चलिए देखते हैं कि भ्रूण का विकास यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अम्बिलिकल कॉर्ड, या जिसे हम नाल कहते हैं। सोचिए, ये एक लाइफलाइन है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से जोड़ती है। पर इसका काम सिर्फ जोड़ना नहीं है, इसका डबल रोल है। एक तरफ ये भ्रूण को सारा जरूरी पोषण पहुंचाती है, और दूसरी तरफ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाहर निकालती है। मतलब एक 2 वे हाईवे की तरह। अच्छा, भ्रूण के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवर भी होता है, एक झिल्ली होती है जिसे एमनियन कहते हैं। और इसका एक बहुत खास काम है, इसका काम है भ्रूण को सूखने से बचाना। ये झिल्ली एक सेफ वाटरी एनवायरनमेंट बनाए रखती है ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिना किसी रुकावट के हो सके। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस पर,
ये डेट्स और नंबर्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, मानव शुक्राणु यानी ह्यूमन स्पर्म की फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी सिर्फ 1 से 2 दिन की होती है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एक बहुत बड़ा मोमेंट आता है चौथे हफ्ते में, दिल धड़कना शुरू हो जाता है। और ये पूरी प्रेगनेंसी जर्नी यानी जेस्टेशन पीरियड करीब 40 हफ्तों का होता है। हाँ, और इन 40 हफ्तों को अगर दिनों में गिने तो ये होते हैं पूरे 280 दिन। ये नंबर याद रखिएगा, कभी हफ्तों में पूछते हैं तो कभी दिनों में। ओके, अब थोड़ा टेक्नोलॉजी और हेल्थ की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि यहाँ क्या क्या जानना जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। नेचुरल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? माँ के शरीर के अंदर, फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम IVF भी कहते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर एक लैब में होता है। ये मेन डिफरेंस है। और हाँ, भारत के लिए ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कॉपर्टी, ये कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, पर इसका एक पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। बस इतना जानना काफी है। और अब बारी है फाइनल रैपिड फायर रीकैप की। अब जो भी हमने पढ़ा उसे जल्दी से दोहराते हैं। इसे क्विक फ्लैश कार्ड राउंड समझिए ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। रेडी? लेट्स गो। सवाल नंबर 1, फर्टिलाइजेशन की साइट। जवाब, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से क्या जोड़ता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। आगे, वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो को सूखने से बचाती है? एमनियन। अगला, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन विंडो सिर्फ 1 से 2 दिन। दिल की धड़कन कब शुरू होती है? चौथे हफ्ते में। पूरा जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 280 दिन या 40 हफ्ते। और आखिरी, टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? शरीर के बाहर। स्तनधारियों में यानी मैमल्स में ये श्वसन की प्रक्रिया होती कहाँ है? हाँ, तो सवाल यही है कि प्रोसेस आखिर होता कहाँ है? और इसका जवाब बहुत सीधा है, फेफड़ों में। अच्छा, फेफड़ों के अंदर भी वो असली जगह कौन सी है जहां गैसों का एक्सचेंज होता है? मतलब O2 अंदर और CO2 बाहर। वो एग्जैक्ट स्पॉट कौन सा है? और वो जगह है एल्वियोली। इसे वायु कोशिका भी कहते हैं। ये फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, और यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां सारा एक्शन होता है। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन फेफड़ों में आ गई तो आगे क्या? चलिए अगले सेक्शन में ऑक्सीजन के पूरे सफर को ट्रैक करते हैं। ये सफर आप कह सकते हैं 3 मेन स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले फेफड़े, फिर वहां से ऑक्सीजन खून में जाती है, और आखिर में खून के जरिए शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूज तक पहुंचती है। अब ये ऑक्सीजन अकेले तो सफर करती नहीं, इसे ले जाने के लिए एक खास ट्रांसपोर्टर होता है, हीमोग्लोबिन। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक प्रोटीन है। इसे आप खून की ऑक्सीजन टैक्सी भी समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हमारा शरीर खुद को कैसे रेगुलेट करता है। सोचिए, अगर खून में ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या होगा? हमारा शरीर तुरंत संकेत भेजता है और हमारी सांस लेने की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ सके। और हाँ, ये एक फैक्ट जरूर याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो एक गैस है जिसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता। वो कौन सी है? नाइट्रोजन। तो अब तक हमने देखा कि ऑक्सीजन शरीर में पहुंच गई, पर सवाल यह है कि इस ऑक्सीजन का होता क्या है? इसका इस्तेमाल शरीर का फ्यूल यानी ऊर्जा बनाने में कैसे होता है? चलिए देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को, जहां ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को पूरी तरह से एनर्जी में बदला जाता है, उसे कहते हैं एरोबिक श्वसन। और जो एनर्जी बनती है वो एक खास मॉलिक्यूल में स्टोर होती है जिसका नाम है एटीपी। एटीपी को आप हमारी कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी मान सकते हैं। जैसे हम पैसे से चीजें खरीदते हैं, वैसे ही कोशिकाएं अपने सारे काम एटीपी खर्च करके करती हैं, या फिर एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह सोचिए। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होती है? वो तब होती है जब एटीपी टूटकर एडीपी में बदलता है। यही वो रिएक्शन है जो हमारी कोशिकाओं को काम करने की पावर देता है। चलिए अब फटाफट इस सिस्टम से जुड़े कुछ जरूरी एनाटॉमिकल फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। हमारे फेफड़े बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। उनमें कुल मिलाकर 5 लोब्स यानी भाग होते हैं। दाहिने फेफड़े में 3 और बाईं ओर 2। और ये 3 पॉइंट्स भी दिमाग में रखिएगा। पहला, हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर रज्जु लैरिंक्स में होते हैं। दूसरा, कोरोनरी धमनियां वो नसें हैं जो खुद दिल को खून पहुंचाती हैं। और तीसरा, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। मतलब ये एक तरह का थर्मोस्टेट है। ठीक है, अब तक जो भी हमने पढ़ा उसे पक्का करने के लिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। तैयार? स्तनधारियों में श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ों में। गैसों का आदान प्रदान कहाँ? एल्वियोली में। ऑक्सीजन का सफर? फेफड़े से खून, खून से ऊतक। ऑक्सीजन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कम होने पर सांस की दर बढ़ जाती है। कौन सी गैस नहीं बदलती? नाइट्रोजन। ग्लूकोज का पूरा रूपांतरण क्या कहलाता है? एरोबिक श्वसन। एनर्जी किस रूप में बनती है? एटीपी। कोशिका की एनर्जी करेंसी? एटीपी। सबसे ज्यादा एनर्जी कब निकलती है? जब एटीपी एडीपी में बदलता है। फेफड़ों में कितने लोब्स? 5। वोकल कॉर्ड्स कहाँ हैं? लैरिंक्स में। दिल को खून कौन पहुंचाता है? कोरोनरी धमनियां। और शरीर का तापमान कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये था हमारा रैपिड रिवीजन। जरा सोचिए, हर सांस के साथ ये पूरा सिस्टम कितनी परफेक्शन से काम करता है।
लेकिन अगर इसका सिर्फ एक छोटा सा ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम के हीरो की, यानी हमारी किडनीज की। ये हमारे शरीर के मेन क्लीनिंग सेंटर्स हैं। अच्छा, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? ये सवाल बहुत आता है। जवाब है नेफ्रॉन। याद रखिए, लाखों की संख्या में ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो सारा भारी काम करती हैं, मतलब खून को फिल्टर करना और यूरिन बनाना। और सोचिए, अगर ये किडनीज फेल हो जाएं तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, सारा का सारा जहरीला नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे खून में ही जमा होता जाएगा। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अब एक कॉमन ट्रैप जिसमें एग्जाम में कई लोग फंसते हैं। किडनी का काम क्या है और क्या नहीं है? तो सुनिए, ये वेस्ट फिल्टर करती है, बिल्कुल सही, जरूरी न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्ब भी करती है। लेकिन क्या ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को गाढ़ बांध लीजिए। तो किडनी का काम समझ आ गया। अब आते हैं उसके फाइनल प्रोडक्ट पर, यानी यूरिन पर। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और बनता कैसे है। अगर हम यूरिन की बनावट देखें तो इसमें ज्यादातर तो पानी ही होता है। सोचिए, पूरे 95%। बाकी बचे हुए 5% में से आधा यानी 2.5% है यूरिया, और बाकी 2.5% में दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। और एक हेल्दी इंसान एक दिन में औसतन कितना यूरिन एक्सक्रीट करता है? इसका जवाब है लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर्स। एक और क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन, यूरिन का रंग पीला क्यों होता है? इसका एक शब्द का सीधा सा जवाब है यूरोक्रोम। ये एक पिगमेंट है, बस इतना ही याद रखना है। तो ये यूरिन बनने का प्रोसेस क्या है? इसके 4 जरूरी स्टेप्स हैं, फटाफट समझते हैं। पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहां खून छनता है। दूसरा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जहां काम की चीजें वापस सोख ली जाती हैं। तीसरा, ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसमें बचा खुचा वेस्ट डाल दिया जाता है। और आखिर में चौथा, बनता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। पर क्या एक्सक्रीशन का सारा काम सिर्फ किडनी ही करती है? नहीं, कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं। चलिए मिलते हैं लिवर और स्किन से। देखिए, लिवर का रोल तो बहुत ही जरूरी है। यही वो जगह है जहां यूरिया बनता है, जो हमारा मेन नाइट्रोजन वाला वेस्ट है। और हाँ, शराब जैसी चीजों को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी लिवर ही करता है। और हमारी स्किन, वेल, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। पसीने के जरिए ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और स्किन के नीचे जो फैट की लेयर है ना, वो इंसुलेशन का काम करती है, मतलब शरीर की गर्मी को अंदर बनाए रखती है। सब कुछ ठीक चल रहा हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है तब क्या? चलिए इसकी कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, मतलब किडनीज ने खून फिल्टर करना बंद कर दिया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डायलिसिस। ये एक तरह की आर्टिफिशियल किडनी है, एक मशीन जो शरीर के बाहर खून साफ करती है। और ये किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑस्मोसिस। ये याद रखना बहुत जरूरी है। एक और आम प्रॉब्लम है किडनी स्टोन्स, यानी पथरी। ये बनती किससे है? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल से। और इसका इलाज है लिथोट्रिप्सी। इसमें बिना ऑपरेशन के रेस का इस्तेमाल करके पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ओके, अब तक हमने सब कुछ कवर कर लिया है, तो अब वक्त है एक रैपिड फायर रीकैप का। चलिए देखते हैं कितना याद हुआ। चलिए शुरू करते हैं। किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। यूरिन का पीला रंग किस वजह से? यूरोक्रोम। यूरिया कहाँ बनता है? लिवर में। किडनी स्टोन्स किस केमिकल से बनते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। डायलिसिस का वर्किंग प्रिंसिपल? ऑस्मोसिस। और किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट? लिथोट्रिप्सी। बहुत बढ़िया। तो इस पूरे रिवीजन के बाद एक बात तो साफ है कि हमारे शरीर का जो अंदरूनी बैलेंस है वो कितना नाजुक होता है ना? जरा सी गड़बड़ सिस्टम। और इसकी शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही जरूरी नंबरों से जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला नंबर जो याद रखना है वो है 31। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 31 जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, भूलना नहीं है। और दूसरा नंबर वो है 12। ये हैं क्रेनियल नर्व्स के जोड़े। तो क्या हुए? 31 और 12। सिंपल। अच्छा, अब नर्वस सिस्टम के बारे में 3 सबसे जरूरी बातें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। पहला, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, इसमें मोटर और सेंसरी दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। और तीसरा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि जन्म के बाद नर्व सेल्स कभी डिवाइड नहीं होती। तो अभी हमने बात की रिफ्लेक्स एक्शन की, है ना? चलिए अब इसे थोड़ा और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? देखिए, ये एक अचानक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें दिमाग का कोई रोल नहीं होता। ये सब स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? सोचिए, जैसे ही किसी गर्म चीज पर हाथ लगता है हम तुरंत उसे पीछे खींच लेते हैं, सोचते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल दिमाग तक गया ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड ने ही एक्शन ले लिया। और यहीं पर एक कमाल का फैक्ट है, हमारा दिमाग पूरे शरीर के दर्द को महसूस करता है, लेकिन मजे की बात यह है कि दिमाग को खुद कोई दर्द महसूस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें पेन रिसेप्टर्स होते ही नहीं है ना? अजीब बात। तो ये तो हुई नर्वस सिस्टम की बात। अब गियर बदलते हैं और चलते हैं शरीर के केमिकल मैसेंजर्स, यानी हार्मोन्स और ग्लैंड्स की तरफ। यहां पर एक सवाल है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? जवाब है लिवर, यानी यकृत। लेकिन अगर सवाल हो कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो जवाब होगा थायराइड। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हार्मोन्स होते क्या है? देखिए, केमिकली ये अमीनो एसिड, स्टेरॉइड या प्रोटीन हो सकते हैं। और इनका काम क्या है?
ये हमारी कोशिकाओं के बीच मैसेंजर का काम करते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं ग्लैंड्स के बॉस पर, वो ग्लैंड जो बाकी कई ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे दिमाग के बेस में बैठकर शरीर की बाकी बहुत सारी ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है कि उन्हें कब और क्या करना है, बिल्कुल एक मास्टर की तरह। अब इस मास्टर ग्लैंड के भी दो हिस्से हैं। अगला हिस्सा है एडेनोहाइपोफाइसिस और पिछला हिस्सा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसे याद रखने का एक तरीका है, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ, तो पिछला हिस्सा नर्वस सिस्टम से ज्यादा कनेक्टेड है। जो अगला हिस्सा है यानी एडेनोहाइपोफाइसिस, वहां से निकलते हैं कुछ बहुत जरूरी हार्मोन्स, जैसे कि एसटीएच जो ग्रोथ के लिए है, टीएसएच जो थायराइड को जगाता है और एसीटीएच। और जो पिछला हिस्सा है न्यूरोहाइपोफाइसिस, वहां से निकलते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब अगर हम ग्रोथ हार्मोन यानी एसटीएच की बात करें तो इसके काम बहुत जरूरी हैं। ये हड्डियों को लंबा करता है, मसल्स और कार्टिलेज की ग्रोथ में मदद करता है और फैट को बर्न करने में भी मदद करता है। चलिए, सब कुछ देख लिया, अब एक फाइनल रैपिड फायर राउंड हो जाए ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तैयार? चलिए शुरू करते हैं। स्पाइनल नर्व्स के कितने जुड़े? 31। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड? लिवर। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। और वो कौन से सेल्स हैं जो जन्म के बाद डिवाइड नहीं होते? नर्व सेल्स। बिल्कुल सही। तो ये थे कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स। इन्हें याद रखने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि बायोलॉजी का अगला कौन सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे हम इसी तरह फटाफट आसान बना नमस्ते। चलिए एंडोक्राइन सिस्टम का एक फटाफट वाला रिवीजन करते हैं। जिनकी भी एग्जाम्स आने वाली है ना, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो बस तैयार हो जाइए। देखिए, मकसद एकदम सीधा है। एग्जाम के लिए सबसे जरूरी ग्लैंड जल्दी जल्दी से दोहराना है, तो बिना कोई टाइम ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की। पता है इसे क्या कहते हैं? हमारे शरीर की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक। तो पीनियल ग्लैंड से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। अब इसका काम क्या है? ये हमारे 24 घंटे के रूटीन को, मतलब हमारे सोने जागने के साइकिल को और यहाँ तक कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। और इसका फंडाना बहुत सिंपल है। जैसे ही अंधेरा होता है, मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाता है और हमें नींद आने लगती है, और जैसे ही सुबह रोशनी होती है, इसका प्रोडक्शन बंद है ना। एकदम सीधा सा हिसाब। चलिए अब आते हैं अगली ग्लैंड पर, थायराइड ग्लैंड। इसके लिए बस एक शब्द दिमाग में बिठा लीजिए, आयोडीन। तो होता क्या है कि थायराइड ग्लैंड बनाती है थायरॉक्सिन हार्मोन, और थायरॉक्सिन बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड गड़बड़ा जाती है। तीसरे नंबर पर आती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसका बस एक ही मेन काम है, बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। ये ग्लैंड निकालती है पैराथायरॉइड हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट में पीटीएच भी कहते हैं, और इसका सीधा सा मकसद है हमारे खून में कैल्शियम और फॉस्फेट का बैलेंस बनाए रखना। और ये बैलेंस हमारी हड्डियों और मसल्स के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और हाँ, इसकी एक बहुत ही खास बात है जो इसे बाकी ग्लैंड से अलग करती है। ये ना हमारी मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होती। ये अपना काम खुद इंडिपेंडेंटली करती है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्शन वाली ग्लैंड की, एड्रीनल ग्लैंड। यही है वो जो हमारी फाइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन को संभालती है। ये निकालती है एड्रेनालिन हार्मोन, जिसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। सोचिए, कोई खतरा सामने आया तो यही हार्मोन है जो फौरन हार्ट बीट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हमारे फेफड़ों को ज्यादा हवा लेने के लिए तैयार करता है ताकि हम एक्शन ले सकें। अच्छा, सोर्स में कॉर्टिसोल का भी जिक्र है। वहां लिखा है कि ये स्ट्रेस में बहुत कम मात्रा में निकलता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। सोर्स खुद मानता है कि ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बढ़ता है, कम नहीं होता। खैर, हम बस वही बता रहे हैं जो सोर्स में दिया गया है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड पर, पैंक्रियाज। ये हमारे शरीर का शुगर मैनेजर है, और मजे की बात यह है कि इसका डबल रोल है। हाँ, ये एक ड्यूअल फंक्शन ग्लैंड है। मतलब एंडोक्राइन बनकर ये हार्मोन्स को सीधे खून में भेजती है, और एक्सोक्राइन बनकर ये डाइजेशन वाले एंजाइम्स को डक्ट्स के जरिए भेजती है। तो इसके एंडोक्राइन वाले काम में दो तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन बनाती हैं और बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती हैं। और ये दोनों हार्मोन्स मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। अब जरा इंसुलिन पर फोकस करते हैं। 3 फटाफट वाले फैक्ट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। दूसरा, इसमें जिंक मेटल होता है। और तीसरा, इसका मेन काम है ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना।
तो कनेक्शन एकदम साफ है। अगर पैंक्रियाज में कोई गड़बड़ हुई तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनना बंद हो जाएगा और इसका सीधा नतीजा क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो अब तक जो भी पढ़ा है उसे दिमाग में फिट करने के लिए एक रैपिड फायर रिकैप हो जाए। तैयार हो जाइए, बहुत तेजी से चलेंगे। पीनियल ग्लैंड मतलब मेलेटोनिन और स्लीप साइकिल। थायराइड ग्लैंड, याद रखना है थायरॉक्सिन और आयोडीन। पैराथायरॉइड ग्लैंड, इसका काम है पीटीएच से कैल्शियम कंट्रोल। एड्रीनल ग्लैंड मतलब एड्रेनालिन और फाइट या फ्लाइट। और आखिर में पैनक्रियाज, जो इंसुलिन से ब्लड शुगर को मैनेज करता है। तो आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अभी इस वक्त कौन सी ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होगी? एग्जाम हम ब्रेन से जुड़े कुछ कमाल के फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद इसके दो सबसे अहम हिस्से यानी फोरब्रेन और हाइंड ब्रेन, उनके कामों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एक रैपिड फायर रिकैप भी है ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रेन से जुड़े कुछ बेसिक लेकिन मजेदार फैक्ट्स। एक अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है? ये होता है करीब करीब 1300 से 1400 ग्राम, मतलब लगभग 3 पाउंड। सुनने में ज्यादा नहीं लगता है ना? पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये पावरफुल ऑर्गन जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसका वजन हमारे टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है। कमाल है ना? अच्छा, तो ब्रेन के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और इनका काम बहुत जरूरी है, सोचना, हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करना, बॉडी का बैलेंस बनाए रखना और हाँ, पूरी बॉडी के ऑर्गन से सिग्नल के जरिए कम्युनिकेट करना। तो अब जरा गहराई में चलते हैं और बात करते हैं ब्रेन के सबसे बड़े हिस्से यानी फोरब्रेन की। यही है जो हमारी सोचने समझने की पूरी दुनिया को चलाता है। फोरब्रेन में जो सबसे डोमिनेंट हिस्सा है वो है सेरेब्रम। अंदाजा लगाइए कितना? ब्रेन के टोटल वेट का 85% हिस्सा अकेले सेरेब्रम का होता है। और सबसे जरूरी बात जो एग्जाम के लिए एकदम पक्की कर लेनी है वो ये है कि सेरेब्रम ही हमारी मेमोरी पावर का मेन सेंटर है। यहीं सब कुछ स्टोर होता है। सेरेब्रम को एक सुपर बिजी मैनेजर समझ सकते हैं। ये क्या क्या नहीं करता? हमारे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना, टेम्परेचर संभालना, देखना, सुनना, सही गलत का फैसला करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और तो और हमारे इमोशंस और लर्निंग, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। फोरब्रेन में 2 और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक है थैलेमस, इसे एक रिले स्टेशन की तरह समझ सकते हैं जो सारे सेंसरी सिग्नल्स को आगे भेजता है। और दूसरा है हाइपोथैलेमस, ये हमारी बॉडी का थर्मोस्टैट है, मतलब टेम्परेचर कंट्रोलर। लेकिन हाइपोथैलेमस का काम सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करना नहीं है, असल में ये हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर है। और इसका कंट्रोल कितना फैला हुआ है ये देखिए। भूख, प्यास, नींद, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, ब्लड प्रेशर, यहां तक कि प्यार और गुस्से जैसे गहरे इमोशंस और बिहेवियर भी सब कुछ हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। चलिए अब फोरब्रेन से आगे बढ़कर बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। ये वो हिस्सा है जो हमारे बैलेंस और उन एक्शंस को मैनेज करता है जिन पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता, यानी इनवॉलंटरी एक्शंस। तो हाइंड ब्रेन में 2 मेन प्लेयर्स हैं। पहला है सेरिबेलम, जो ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है और इसका मेन काम है बॉडी का बैलेंस बनाना। और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये उन सारे कामों का बॉस है जो अपने आप होते रहते हैं। और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा कितना जरूरी है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कुछ निगलना हो या फिर हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, ये सब चुपचाप बैकग्राउंड में यही संभालता है। ओके, अब आता है सबसे जरूरी पार्ट, रैपिड फायर रिवीजन। चलिए इन सारे पॉइंट्स को एग्जाम के लिए एकदम पक्का कर लेते हैं। रेडी? सेरेब्रम, मेमोरी और रीजनिंग। हाइपोथैलेमस, टेम्परेचर, भूख और प्यास। थैलेमस, सेंसरी सिग्नल्स का रिले स्टेशन। सेरिबेलम, बॉडी बैलेंस और मसल कोऑर्डिनेशन। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे हार्ट बीट और निगलना। तो ये था हमारा ब्रेन पर एक सुपर क्विक रिवीजन। सब कुछ क्लियर हो गया? करेंगे महिला और पुरुष सेक्स हार्मोन्स की, फिर कुछ और जरूरी हार्मोन्स पर नजर डालेंगे, जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल इन सब का आधार कैसे है, और आखिर में सब कुछ पक्का करने के लिए एक रैपिड फायर रिकैप होगा। तो बस तैयार हो जाइए। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स की। देखते हैं कि अंडाशय यानी ओवरीज का इसमें क्या रोल है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ओवरीज 2 मेन हार्मोन्स बनाती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सिंपल, लेकिन यहां एक कैच है। रजोनिवृत्ति के बाद अंडाशय एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देते हैं। यह पॉइंट याद रखना जरूरी है। अब अंडाशय के अंदर ही एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसका एक और सिर्फ एक ही काम है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाना। दैट्स इट, बहुत स्पेसिफिक रोल है इसका। ठीक है, फीमेल हार्मोन्स हो गए। अब आते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स पर, और यहां मेन प्लेयर हैं टेस्टीज यानी वृषण। तो यहां मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, जो एक तरह का एंड्रोजन है। अब ये बनता कहां है? ये बनता है टेस्टीज के अंदर मौजूद खास सेल्स में, जिन्हें कहते हैं लेडिक सेल्स। और हां, यहीं पर सर्टोली सेल्स भी होते हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे।
बिल्कुल, जैसा अभी बताया, लेडिक सेल्स को आप एक तरह से एंड्रोजन बनाने वाली फैक्ट्री समझ सकते हैं। इनका काम ही है टेस्टोस्टेरोन और दूसरे एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस और सिक्रीट करना। और यहीं पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स दोनों टेस्टिस में हैं, लेकिन काम बिल्कुल अलग है। सर्टोली सेल्स का काम हार्मोन बनाना नहीं है, बल्कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसेस में मदद करते हैं। तो एक हार्मोन बनाता है, दूसरा स्पर्म बनने में मदद करता है। बस इतना सा फर्क है। चलिए अब एक क्विक फायर राउंड करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पर। फटाफट से इनके फंक्शंस को देखेंगे। डोपामाइन, इसका तो नाम ही काफी है। इसे फील गुड हार्मोन के तौर पर याद रखना सबसे आसान है। मोटिवेशन, रिवॉर्ड, प्लेजर, ये सब इसी से जुड़ा है। अब आता है सेरोटोनिन, और ये सच में एक मल्टीटास्कर है। ये मूड को रेगुलेट करता है, स्लीप साइकिल को मैनेज करता है, डाइजेशन में भी इसका रोल है, और तो और मेमोरी पर भी असर डालता है। मतलब काफी वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस हैं इसके। ऑक्सीटोसिन को सब लव हार्मोन या कडल हार्मोन के नाम से जानते हैं, सोशल बॉन्डिंग के लिए। पर इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फंक्शन भी है, एक मिल्क इजेक्शन हार्मोन। ये दोनों ही पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन की केमिकल नेचर क्या है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये प्रोटीन नहीं है। ये एक छोटा डिटेल है, पर इस पर सवाल बन सकता है। प्रोलैक्टिन, इसका काम बिल्कुल सीधा और सिंपल है। ये मैमरी ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, बस। अब आते हैं फेरोमोन्स पर। ये हार्मोन से थोड़े अलग हैं। ये यूनिक इसलिए हैं क्योंकि ये शरीर के बाहर काम करते हैं। सेंट यानी गंध के जरिए पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। गैस्ट्रिन का लेना देना पूरी तरह से डाइजेशन से है। ये गैस्ट्रिक एसिड को स्टिम्युलेट करता है, म्यूकोसल ग्रोथ और मोटिलिटी में मदद करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये एग्जाम में एक कॉमन ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, हमने इतने सारे हार्मोन्स की बात की, पर ये बनते किससे हैं? इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? चलिए अब उस फाउंडेशनल मॉलिक्यूल को देखते हैं, जो है कोलेस्ट्रॉल। देखिए, कोलेस्ट्रॉल को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। ये सिर्फ डाइट वाला फैट नहीं है। केमिकली ये एक स्टीरॉयड है, और इसके दो सुपर इंपॉर्टेंट काम हैं। एक, ये हार्मोन्स को रेगुलेट करने का प्रीकर्सर है, और दूसरा, यही शरीर में जाके विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। ऑल राइट, अब समय है सब कुछ कंसोलिडेट करने का। एक फाइनल सुपर फास्ट रिकैप। ये है हमारी अल्टीमेट चीट शीट। तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं। फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, कहां से? अंडाशय से। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस की लेडिक सेल से। फील गुड हार्मोन कौन सा है? डोपामाइन। मूड, स्लीप, डाइजेशन, वो है सेरोटोनिन। लव हार्मोन, जो एक पेप्टाइड भी है, ऑक्सीटोसिन। डाइजेशन वाला हार्मोन जो ब्लड प्रेशर पर असर नहीं करता, गैस्ट्रिन। और इन सब का फाउंडेशन जो एक स्टेरॉइड है, वो है कोलेस्ट्रॉल। परफेक्ट। तो ये थे वो सारे कोर फैक्ट्स जो हमें हार्मोन्स के बारे में जानने थे। अब जब ये कोड समझ आ गया है, तो एक सवाल सोचने वाला है कि इनमें से कौन सा हार्मोन आज हमारे दिन को चला रहा है।